वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। आपको पता होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, तो ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। एजुकेशन का दूसरा पेपर है। खास करके आपको बता दूँ कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं आपके एजुकेशन के, वो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। बाकी विश्वविद्यालय में, अधिकतर विश्वविद्यालय में केवल एक ही पेपर होता है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2-2 पेपर होते हैं। तो एक इससे पहले कल मैंने सॉल्व करवाया था और एक आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं एजुकेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और सेकंड पेपर उसका यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो वो था EDU 203 वाला पेपर और ये जो है EDU 204 वाला पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अपना मिला लीजिए तुरंत कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, 1.5 नंबर का एक प्रश्न है और 60 नंबर आपको मिलने वाले। यहाँ से 40 प्रश्न दिए जाते हैं। आइए उन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, आपको बता दूं गले में थोड़ा आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा मोटी या भारी टाइप की आ रही होगी, यही दिक्कत थी। थोड़ा सा गला ही नहीं खुल रहा था, जो है आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत थी उसमें। आप थोड़ा बहुत दवा ववा लिए हैं तो थोड़ा सही हुई है, और बाकी अभी भी दिक्कत है, मना किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भाई अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है। चूँकि आप लोग विश्वास करके आते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, थोड़ा सा जो है लेट आता है, तो इसीलिए पेपर तो आपको मैं बता दूं कि भाई थोड़ा लेट हो जाता है। हालांकि प्रयास मैंने पूरा किया कि जल्दी से जल्दी आपको देने का प्रयास किया जाए। पहला प्रश्न है, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है। मानसिक मंदता का मतलब होता है मेंटल, एक प्रकार से जो धीमी गति के बालक होते हैं, खासकर जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, उनको बोलते हैं मानसिक मंदता वाले बालक। तो उनका सामान्य अर्थ क्या है? औसत से कम मानसिक योग्यता जिन बालकों की होती है वो होते हैं वो होते हैं मानसिक मंदता वाले बालक या मंद बुद्धि बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो पहले का ए लगा लीजिएगा। ठीक है, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? अंग्रेजी में आप पढ़ते हुए यहाँ पर चलेंगे। मानसिक मंद बच्चों के लिए जो प्रयुक्त अन्य शब्द है उसके लिए बोला जाता है, देखिए, अल्प बुद्धि माने कम बुद्धि, ये भी ठीक है। विकल बुद्धि, वो भी एक प्रकार से मानसिक मंदता वाले बच्चों को कह सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाला भी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव, अर्थात उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, मानसिक मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए बुद्धि लब्धि का विस्तार क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मानसिक मंदबुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है वो 50 से 70 के आसपास आप मान सकते हैं। 50 से लेकर के 70 के आसपास इनकी बुद्धि लब्धि होती है। IQ लेवल होता है जिसको कहते हैं IQ रेंज, इंटेलिजेंट कोसेंट कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। ठीक है, बुद्धि लब्धि को, इसको मापने की जो एज होती है वो होती भाई कि आप क्या करें, मानसिक आयु ऊपर लिखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो वास्तविक आयु मान लेते हैं उसकी 20 है, और मानसिक आयु 10 साल की बच्चों जैसे हरकतें कर रहा है तो 10 ऊपर लिखेंगे, 20 नीचे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 एकम 0 0, यहाँ पर होगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 50, यानी IQ लेवल उसका 50 है। मतलब कि वो मंद बुद्धि का बालक है। अगर 20 साल का हो गया है, 10 साल जैसे बच्चों की हरकतें कर रहा है, तो उसकी IQ लेवल जो है या इंटेलिजेंट कोसेंट जो है 50 है। ठीक है, तो IQ ऐसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न, तो इसका क्या होगा? इसका होगा मानसिक मंदबुद्धि वाले का 50 से 70, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बालक के पिछड़े होने के क्या कारण हो सकते हैं? सामान्य से कम शारीरिक विकास होगा तो भी पिछड़ जाएंगे, शारीरिक दोष होगा तो भी पिछड़ जाएंगे, मैंने बार बार आपको समझाया था। शारीरिक रोग होगा कोई तो भी पिछड़ जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखना है, डी में दिया हुआ है, A, B और C तीनों करेक्ट आंसर हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है,
आप सामंजस्य आप स्थापित करने का एक प्रकार से जो गुण होता है आपके अंदर डेवलप होता है, ये शिक्षा के द्वारा या अधिगम के द्वारा संभव हो पाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान है स्किनर। ऑप्शन नंबर बी में दिए स्किनर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हु सेड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? तो सीखने को विकास की प्रक्रिया कहा था वुडवर्थ महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, मतलब कि सीखने के उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो सीखने के उद्देश्य का क्या अर्थ होता है भाई? अधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम या शैक्षिक उपलब्धि या लक्षित सीखने के परिणाम। तो सीखने के उद्देश्य का अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो सीखने का उद्देश्य का जो अर्थ है वो संक्षिप्त परिणाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सकता है पुनर्बलन के द्वारा या विभेदक उद्दीपन के द्वारा या दंड के द्वारा, प्रतिपुष्टि के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत होता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक, और एक नई प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो आपसे पूछता हूं कि जो कमियां रह रही हैं उनको भी बताने का प्रयास करें, ताकि फीडबैक मिलेगा। जो अच्छाई है, जो कमी है, दोनों को बताना फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक से क्या होता है, जो त्रुटियाँ होती है उसको सुधारा जाता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं कुछ तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है? शिक्षण, अधिगम, प्रेरणा या निर्देश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम, बिल्कुल लर्निंग इज राइट आंसर। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार को ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में हम अधिगम को जानते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक कक्ष में विविध विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रेरक यानी मोटिवेशन देने वाला और अर्थपूर्ण अधिगम कार्य क्या है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है, या मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण है, या अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, या दोहराव और उबाऊ है। तो एक कक्ष में विविध विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रेरक और अर्थपूर्ण जो अधिगम का कार्य होता है वो होता है अत्यधिक चुनौतीपूर्ण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं अनुमानसिक गुण, शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक दोष, ये तीनों होते हैं। जिन्होंने डी लगाया उनको नंबर मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर देखेंगे। प्रश्न है यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगर समस्याग्रस्त कोई बच्चा मिलता है तो उस बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, या बच्चे की उपेक्षा करनी चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श दें? बिल्कुल बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? समस्या समाधान में बाधा देखिए, चिंता, नकारात्मक मानसिक स्थिति और निराशा, ये तीनों समस्या समाधान में बाधा ही उत्पन्न करती हैं। जबकि इनसाइट जो है यानी अंतर्दृष्टि, ये जो है एक सकारात्मक तरीके से काम करती है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ये कोई समस्या समाधान में बाधा नहीं उत्पन्न करती। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ज्ञान, क्रिया और बोध और मूल्य, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष से कौन रिलेटेड नहीं है इनमें से? तो देखिए ज्ञान, मूल्य और बोध ये सब ज्ञानात्मक क्रिया से मतलब ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है, क्रिया जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं आप इसका 14वें का। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, सांस्कृतिक अनुबंधन संबंधित है? तो सांस्कृतिक अनुबंधन पावलाव महोदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अवलोकनात्मक अधिगम को यह भी कहते हैं?
फटाफट से बताएंगे। तो अवलोकनात्मक जो अनुभव होता अधिगम होता है, उस अधिगम को हम क्या कहते हैं? उस अधिगम को हम प्रतिरूपण भी कहते हैं, मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए ताकि क्या हो? अगर आप कक्षा में अनुशासन बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? इससे विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के लिए खास करके बच्चे में स्व अनुशासन आएगा। अगर आप कक्षा में अनुशासन को बढ़ाएंगे तो बच्चे खुद ही अनुशासित होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें से? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में नियमित रहना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक अच्छा वक्ता होना? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है? ज्ञान का प्रसार करना शिक्षक की पारंपरिक भूमिका है, शोध और प्रकाशन करना भी शिक्षक की ही पारंपरिक भूमिका है, जबकि डिजिटल संसाधन का निर्माण करना ये पारंपरिक भूमिका नहीं है एक शिक्षक की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है या हैं? सहनशीलता, आत्मविश्वास, जीवन दर्शन, संवेगात्मक परिपक्वता। इन चारों का होना बहुत ज़रूरी होता है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का डी लगाएंगे। ए बी सी डी सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता किसका कथन है? मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को बताते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता जो होती है उसी को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो ऐसा कहा था किसने भैया? लैडल महोदय ने कहा था। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया लैडल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, मैकडूगल के अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण है। तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण कौन से हैं भाई? देखिए कौन कौन से होते हैं कल्पना के मुख्य पक्ष या कितने वर्गीकरण किया मैकडूगल महोदय ने? तो मैकडूगल महोदय ने जो बांटा है वो बांटा है पुनरुत्पादक और उत्पादक दो में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है? तो शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है भैया? शिक्षा में विस्मृति का महत्व है कम महत्वपूर्ण तथ्य भूलने में छात्र की मदद। ठीक है, शिक्षा में विस्मृति का यही महत्व है। क्या? सबसे पहली बात फॉरगेटिंग का कि कम महत्वपूर्ण तथ्य भूलने में छात्र जो है जल्दी भूल जाता है, दुखद अनुभव को भूलने में छात्र की मदद हो जाती है, और छात्र को भाषा अधिगम में मदद मिलती है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि शिक्षा में विस्मृति के ये सारे महत्व हैं। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाए। विस्मृति माने होता है फॉरगेटिंग, भूलना। ठीक है, तो जो गलत चीज़ें होती हैं उनको बालक भूल जाता है, वो ज़रूरी। लेकिन आजकल के बालक जो हैं गलत चीज़ों को नहीं भूलते, अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, सीखी हुई बात को स्मरण करने या स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? अगर आपने कोई चीज़ सीखा, एक बार आप उसको दोबारा से स्मरण करते हैं, फिर से स्मरण करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहती है, तो उसी को बोलते हैं विस्मृति, यानी कि फॉरगेटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय निर्माण का मुख्य स्तर क्या है भाई? देखिए प्रत्यय निर्माण का जो मुख्य स्तर है उसमें से आएगा आपका, देखिए ABCD, तुलना, पृथक्करण और सामान्यीकरण, ABCD। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका भाई? प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर जो है ये 4 स्तर होते हैं जो ABCD में दिए हुए हैं। तो ABCD सी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण करना, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोलते हैं हम अवधान बोलते हैं, या थकान बोलते हैं, प्रेरणा या आवश्यकता बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं अलर्ट्रेशन, यानी कि अवधान,
अवधान माने होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना या अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही स्थिति अवधान कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन थकान का प्रकार है? शारीरिक थकान और मानसिक थकान दोनों ही मतलब थकान के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक आदत के अंतर्गत आते हैं? देखिए शराब पीना तो यांत्रिक आदत ही है, लोग इसको भूल नहीं पाते जल्दी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार की मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार के प्रेरकों की बात कही गई है? तो मैस्लो महोदय के द्वारा मोटिवेटर जिसको बोलते हैं उसे को बोलते हैं प्रकार, प्रेरक के प्रकार। तो प्रेरक जो होते हैं मोटिवेशन देने वाले, तो मैस्लो महोदय ने कितने प्रकार के प्रेरकों की बात कही है? तो मैस्लो महोदय ने 5 प्रकार के प्रेरकों के बारे में बात बताई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सकारात्मक प्रेरणा का दूसरा क्या नाम है? तो सकारात्मक प्रेरणा को ही हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक प्रेरणा को हम बोलते हैं क्या भाई? उसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन से, प्रेरणा का स्रोत क्या है? बताएं सभी लोग फटाफट से, प्रेरणा का स्रोत क्या है भाई? देखिए आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, आवश्यकताएं और प्रेरक। देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सभी कहीं ना कहीं पे प्रेरणा के स्रोत ही हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक ऑप्शन लगाना हुआ तो जब नीड्स होती है लोगों की तो फिर एक प्रकार से प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न होती है कि भाई हमको इस चीज़ की आवश्यकता है तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। या प्रेरक कोई मोटिवेट कर दिया तो उस काम करने के लिए वो आतुर होते हैं। 2 बात, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आलापदा एवं, ये तीनों करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दृश्य संज्ञान स्मृति क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दृश्य संज्ञान स्मृति जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य संज्ञान स्मृति जो है आप देखिएगा, देखिए सुनने एवं ध्वनि पहचानने की क्षमता या दृश्य सूचनाओं को स्मरण एवं पहचानने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें बी में क्या दिया हुआ है? केवल बी ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी, ठीक है। तो ध्वनि को देख दृश्य संज्ञान स्मृति मतलब देख करके आप संज्ञान करें। सुनने वाला यहाँ पर होता तो श्रव्य यहाँ पर होता, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर केवल है, तो केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रेरणा की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। प्रेरणा की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई भैया? तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका लगाएंगे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का आधारभूत व्यवहार क्या है? तो मानव का जो आधारभूत व्यवहार है प्रेरणा एवं धारणा, स्मृति एवं सोच, ध्यान एवं रुचि, ये सब मानव के व्यवहार ही हैं आधारभूत। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, आल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 35 नंबर देखने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, इन तीनों को, ये सब विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट बालक मतलब जब कुछ सामान्य बालक से, औसत बालक से जो अलग होते हैं, तो मंदबुद्धि के बालक भी औसत बालक से अलग होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले भी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली बालक भी अलग होते हैं, पिछड़े बालक भी अलग होते हैं, तो विशिष्ट बालक है ये सब। तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा 35 का। अगला प्रश्न 36 नंबर, सीखने की धीमी गति किस प्रकार के बालक का गुण है? पिछड़े बालक, मानसिक मंदबुद्धि बालक, या शारीरिक अक्षम बालक, या प्रतिभाशाली बालक। तो सीखने की जो धीमी गति होती है वो किस प्रकार के बालकों में होती है अधिकतर? तो पिछड़े बालकों में आप देखते हैं आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हाँ मंदबुद्धि बालक में होता है, मानसिक मंदबुद्धि बालक में सीखने की गति जरूर धीमी होती है, लेकिन पिछड़े बालक में उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप बी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। बी ऑप्शन भी इसका हो सकता है और ए ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन चूँकि मानसिक मंदबुद्धि जब होगा वो बालक, तो सीखने की गति उसकी जाहिर सी बात है धीमी ही होगी।
तो इसमें मैं दोनों पे जा रहा हूँ, चूँकि देखिए ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि वो कौन सा मानती, ए मानेगी कि बी मानेगी। तो अगर आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है तो आप मान लीजिए आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जिन स्मृतियों को बिना अनुभव के मन में रखा जाता है कहलाती हैं, बताएं। तो बिना अनुभव के अगर मन में जिस स्मृति को आप रखते हैं उस प्रकार की स्मृति को हम कहते हैं अव्यक्तिक स्मृति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 38 नंबर। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? 130 से 170 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं आर्थिक कठिनाई, पद की असुरक्षा, कार्यभार। ये तीनों कहीं ना कहीं पे मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं शिक्षकों की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर होते हैं आर्थिक कठिनाई भी उनके पास होती है, इसलिए उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। पद की असुरक्षा, उनको लगता है कि अगर हमने ऐसा काम नहीं किया तो हो सकता है हमको निकाल दिया जाए। या कार्यभार भी उनके ऊपर इतना होता है कि भाई वो काम करने के चक्कर में क्या मानसिक स्वास्थ्य उनका ख़राब होने लगता है या फिर दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा और जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।